कारण से मैं यहाँ हूँ उसकी नींव गर्व के साथ कह रहा हूँ कि 45 वर्ष पूर्व इस विचार परिवार में जुड़ने का मौका मुझे विद्यार्थी परिषद के माध्यम से ही मिला और लगातार विद्यार्थी परिषद का कार्य करते हुए 2 प्रांतीय अधिवेशन और 1 राष्ट्रीय अधिवेशन करने का भी मुझे अवसर मिला। ये गर्व की बात है। तो मैं व्यवसायी हूँ या शिक्षा के क्षेत्र में मेरा कार्य है, इस कारण से मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं यहाँ हूँ उन छात्र छात्राओं के कारण से और उस ABVP के कारण से जिसका मैं कार्यकर्ता था। इसीलिए हम इन नारों को जरा दोहराएंगे। ज्ञानशील एकता, ज्ञानशील एकता, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, झांसी हो या गुवाहाटी, झांसी हो या गुवाहाटी। धन्यवाद। आज के इस अधिवेशन के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि डॉक्टर GV वैशंपायन जी, कुलपति बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, माननीय श्री हरि बोरकर जी, अखिल भारतीय राज्य विश्वविद्यालय कार्य प्रमुख डॉक्टर यतेंद्र सिंह जी, प्रांत अध्यक्ष, श्री तरुण वाजपेयी जी, प्रांत मंत्री, श्री अमित चिरवारिया जी, स्वागत महामंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारीगण, बुंदेलखंड महाविद्यालय के प्राचार्य, उपस्थित गणमान्य नागरिक और इस प्रांत के 16 जिलों से आए हुए मेरे छात्र छात्रा भाई बहनों, महारानी लक्ष्मीबाई की इस वीर भूमि पर, इस कर्म भूमि पर मैं स्वागत अध्यक्ष होने के नाते से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। बंधुओं, मुझे बताया गया था कि इस अधिवेशन की थीम है महिला सुरक्षा और महिला सम्मान। मुझे लगता है कि आज के भारत के परिवेश में ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हो गया है। यद्यपि अनादिकाल से हम लोग नारी का सम्मान, नारी की सुरक्षा वेद और शास्त्रों के माध्यम से पढ़ते आए हैं। यत्र नारी तत्र देवता पूज्यन्ते रमयन्ते, ये हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन फिर भी ये विषय क्यों गंभीर हो गया है? एक परिवार में एक स्त्री माँ के रूप में, भाभी के रूप में, बहन के रूप में, एक पुरुष पिता के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में सम्मान और सुरक्षा के साथ रह सकते हैं, तो घर की देहरी लांघते ही फिर एक दूसरे के लिए समस्या का कारण क्यों बन जाते हैं? ये प्रश्न चिन्ह आज हमारी सोच के ऊपर है। जब हम एक परिवार में सम्मान के साथ में रह सकते हैं, तो एक समाज में सम्मान के साथ में क्यों नहीं रह सकते? कारण है संस्कारों की कमी। पुलिस की सुरक्षा से नहीं होगा, हम लोगों के भाषण से नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ संस्कारों को बलिष्ठ करने से, संस्कारों को दृढ़ करने से महिला का सम्मान और महिला की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। और मुझे लगता है कि इस अधिवेशन में आए हुए सारे लोग इसे संकल्प के रूप में लेके जाएंगे कि हमारे संस्कार ऐसे होने चाहिए कि अकेले रास्ते में जाती हुई महिला हमसे भयभीत ना हो, बल्कि हमें देखकर ये उसका विश्वास दृढ़ हो कि एक भाई हमको मिल गया है जो मेरी सुरक्षा के लिए और मेरे सम्मान के लिए कुछ भी करने को तत्पर है। दूसरी बात, अभी देश के समक्ष चुनौतियों की हो रही है।
माननीय हरिमोहनकर जी ने सारे विषयों को इतने मर्म स्पर्शी तरीके से स्पर्श किया है कि उसके बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कल माननीय अटल जी के मूर्ति अनावरण के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने लखनऊ में कहा कि हम चुनौतियों को चुनौती देने का काम करते हैं, हम चुनौतियों को चुनौती समझते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस वाक्य को मंत्र के रूप में यहाँ से छात्र छात्राएं ले जाएं कि जो चुनौतियां हमारे सामने छात्र जीवन में है या समाज जीवन में है, उन चुनौतियों को आज से हम चुनौती देने का काम करेंगे। तीसरी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एक संत से एक शिष्य ने प्रश्न किया था कि ज्ञानी बड़ा या चरित्रवान बड़ा। संत ने जवाब दिया कि ज्ञानी से चरित्रवान बड़ा, क्योंकि जो चरित्रवान होगा वो स्वयं को हर पद के योग्य स्वयं बना लेगा, लेकिन ज्ञानी होगा, चरित्रवान नहीं होगा तो पद की गरिमा भी गिरा देगा। इसलिए ज्ञानी होने से चरित्रवान होना बड़ा ज्यादा आवश्यक है। तो छात्र छात्राओं से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, ये बात हर कोई नहीं कहने की हिम्मत करेगा कि जब तक आप और परिवार जीवन में नहीं आए हैं तब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन दृढ़ता पूर्वक करना पड़ेगा। तीसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूं कि 3 ऐसी चीजें हैं जिसका कोई विकल्प नहीं है। अभी जीवन में सफलता की बात माननीय हरिमोहनकर जी कर रहे थे। मेरा कहना यह है कि जीवन में आपने कितनी सफलताएं अर्जित की ये महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपने अपना जीवन कैसा जिया, वो दूसरों के लिए कुछ उदाहरण बन सका या नहीं बन सका। और इसके लिए 3 चीजें हैं: अनुशासन, परिश्रम और समय प्रबंधन। इन 3 चीजों का कोई विकल्प मेरी समझ में तो इस संसार में नहीं है। और अगर इन 3 चीजों का हम अनुपालन करेंगे, अनुशासन, समय प्रबंधन और परिश्रम, तो निश्चित रूप से सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना और अतिरिक्त परिश्रम करना, एक्स्ट्रा लेबर करना, ये आपके सफलता का मंत्र है। इसको यहाँ से लेकर के मुझे लगता है कि एक छात्र और छात्राएं यहाँ आए हैं, वो लेकर के जाएंगे तो ये अधिवेशन सफल होगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि सूर्योदय से बहुत पूर्व ये एहसास होने लगता है कि सूर्य निकलने वाला है, पूर्व दिशाएं केसरिया होने लगती है। और ये जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में है, योगी जी की सरकार जो प्रदेश में है, जो हमारी सरकारें काम कर रही हैं, ये सूर्योदय से पूर्व का एहसास मात्र है आज तक के काम। भविष्य में आने वाले ऐसे काम अभी होने बाकी हैं जो ये साबित करेंगे कि हाँ, अब पूर्ण सूर्योदय हो गया। और कुछ प्रस्ताव अभी इस सत्र के बाद में आए। यदि संभव हो तो मैं मंच से निवेदन करना चाहूंगा कि एक प्रस्ताव पर चर्चा जरूर करें, विचार जरूर करें। प्रश्न यहां से समय का अभाव तो नहीं है। प्रश्न ये है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय को, नालंदा विश्वविद्यालय को, गुरुकुलों को, आश्रमों को, जहां बहुत श्रेष्ठ शिक्षा मिलती थी, उनको मान्यता किसने दी थी? शिक्षा के लिए मान्यता की अनिवार्यता या कोई व्यवस्था थी ही नहीं, और वो ज्यादा सफल थे।
आज इस व्यवस्था के कारण से शिक्षा के क्षेत्र में बड़े रूप में भ्रष्टाचार है। आप अगर कोई शिक्षण संस्था प्राइमरी स्कूल भी खोलना चाहते हैं या विश्वविद्यालय खोलना चाहते हैं तो आप या तो ट्रस्ट बनाइए या सोसाइटी बनाइए, उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि व्यक्ति को मान्यता देने से उसका व्यवसायीकरण करेगा, निजी लाभ होगा, लेकिन लाभ कमाना है तो इसका दूसरा अर्थ घुमा करके ये है कि आप 10 लोग इकट्ठे हो जाइए तो लाभ कमा लीजिए, लेकिन अकेले को लाभ नहीं कमाने देंगे। आज पूरे हिंदुस्तान में, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान का कोई डिग्री कॉलेज जो प्राइवेट हो, कोई यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट हो, कोई मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट हो, कोई स्कूल कॉलेज जो प्राइवेट हो, किसी से पूछिए किसका है तो किसी ना किसी एक व्यक्ति का नाम सामने आएगा कि अमुक व्यक्ति का ये विद्यालय। तो क्यों ना हम एक व्यक्ति को भी मान्यता दे दें कि वो स्कूल चलाए, कॉलेज चलाए, यूनिवर्सिटी चलाए, मेडिकल कॉलेज चलाए। एक व्यक्ति अगर बड़ा उद्योग कर सकता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय कर सकता है, तो एक अच्छी शिक्षण संस्था क्यों नहीं चला सकती। और मेरा तो कहना यह भी है कि यदि वो सारे मानक तो आपके वही है ना, ऐसा मकान होना चाहिए, ऐसे भवन होना चाहिए, ऐसे कमरे होना चाहिए, इतना खेल का मैदान होना चाहिए, मानक वही रखिए ना। और उसके साथ में एक चीज और मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, एक चीज जोड़ दीजिए कि जो व्यक्ति मान्यता लेना चाहता है उसको हम मान्यता देंगे, लेकिन शिक्षा विकास शुल्क के नाम पर हम 5% उससे लेंगे उसकी फीस का। तो आपको उल्टी आय होना शुरू हो जाएगा। और नियम शर्तें सारी वही लागू रखें। विचार करिए, हम शिक्षा के क्षेत्र में ही कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर कठिनाई हो तो किसी एक जिले में ये व्यवस्था देखी जाए, हाई स्कूल इंटर कॉलेजेस तक में लागू करके देखी जाए, मेरा विश्वास है कि मान्यता लेने वालों की लाइन लग जाएगी और 5% शिक्षा विकास शुल्क भी वो देने को तैयार होंगे। आपको पता हो जाएगा कि कौन विद्यालय कितनी फीस ले रहा है। अभी तो फीस नियंत्रण के ऊपर सरकार को माथापच्ची करनी पड़ती है कि आप कितनी फीस ले रहे हैं और कितनी व्यवस्थाएं आपके पास है। तो ये मेरा प्रस्ताव है। इसके बाद में मैं जो बच्चे यहाँ आए हैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा। बात अंत में समाप्त कर रहा हूँ। अपने आप से रोजाना करो और वो सवाल ये करो कि काश किसी दिन जिंदगी में ये करिश्मा क्यों नहीं होता। मैं हर दिन जाग तो जाता हूं मगर जिंदा क्यों नहीं होता, मगर जिंदा क्यों नहीं होता। और दूसरा, भाग्य भरोसे जो लोग रहते हैं उनसे मैं ये 2 लाइनें कहना चाहता हूं कि सावन आने पर घटाएं तो छा ही जाएंगी मगर हर हाल में बरसेंगी। इस भरोसे मत रहना, इस भरोसे मत रहना। सूरज की मानिंद, सूरज की तरह, सूरज की मानिंद रोज सफर पर निकलना पड़ता है। घर बैठे बैठे दिन बहुरेंगे, इस भरोसे मत रहना, इस भरोसे मत रहना। वंदे मातरम। भारत माता।